दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डीमैट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बारे में समझने वाले हैं। ये दोनों अकाउंट में कुछ सिमिलरिटी है बट ये दोनों अकाउंट एक दूसरे से अलग है, तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों जो डीमैट अकाउंट होता है, ये जो डीमैट अकाउंट है, स्टॉक मार्केट में अगर आपको डील करना है, शेयर को खरीदना बेचना है, तो उसके लिए यूज होता है बेसिकली डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिस अकाउंट में आप सिक्योरिटीज होल्ड करके रख सकते हो डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब पेपरलेस फॉर्मेट में। डीमैट अकाउंट में आप क्या क्या होल्ड करके रख सकते हो? डीमैट अकाउंट में आप शेयर्स को होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है, शेयर्स रख सकते हो। म्यूचुअल फंड्स आप डीमैट अकाउंट में रख सकते हो। इंश्योरेंस आप डीमैट अकाउंट में रख सकते हो, ठीक है, इंश्योरेंस। इसके अलावा बॉन्ड्स अगर आप लेंगे तो वो भी आप डीमैट अकाउंट में रख सकते हो। बॉन्ड्स, ईटीएफ्स, ये भी डीमैट अकाउंट में आप रख सकते हो। तो ये जो सिक्योरिटीज़ है, ये सारी सिक्योरिटीज़ आप डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रख सकते हो। तो डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जिसमें आप ये सारी चीज़ें रख सकते हो पेपरलेस फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है। और दूसरी तरफ सेविंग अकाउंट जो होता है, ठीक है, सेविंग अकाउंट में हम क्या होल्ड करके रखते हैं? सेविंग अकाउंट में हम पैसा होल्ड करके रखते हैं, मनी, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट में हम क्या रखते हैं? मनी रखते हैं, ठीक है। मनी रखते हैं फिजिकल फॉर्म में, मतलब अगर हम सेविंग अकाउंट से मनी को विड्रॉल करेंगे तो हम हाथ में लेके उसे फिल कर सकते हैं। बट ये जो सिक्योरिटीज है, डीमैट अकाउंट में जो सिक्योरिटी है, इसको आप विड्रॉल करके हाथ में लेके फिल नहीं कर सकते। ये डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा, सिर्फ ऑन स्क्रीन पे आपको दिखेगा, बट ये पेपरलेस फॉर्मेट में होता है। बट मनी एक फिजिकल फॉर्म में हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं। तो सेविंग अकाउंट जो कि बैंक में ओपन होता है, डीमैट अकाउंट जो हम किसी ब्रोकर के पास में ओपन करते हैं। डीमैट अकाउंट होता जरूर ब्रोकर के पास में, बट ब्रोकर क्या करता है? हमारा अकाउंट डिपॉजिटरी में जाके ओपन करता है। डिपॉजिटरी, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में दो डिपॉजिटरी है, एक है सीडीएसएल, दूसरी है एनएसडीएल, ठीक है। सीडीएसएल है, दूसरी है एनएसडीएल। ब्रोकर जो होता है बेसिकली ये दोनों डिपॉजिटरी का मेंबर होता है। हम जब डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के पास में ओपन करते हैं तो ब्रोकर क्या करता है? मान लो हमने जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन किया, ठीक है, हम जीरोधा में डीमैट अकाउंट बोलते हैं कि हमारा डीमैट अकाउंट जीरोधा में, तो जीरोधा क्या करेगा? आपका डीमैट अकाउंट सीडीएसएल में जाके ओपन कर देगा, ठीक है। सीडीएसएल में जाएगा और वहां पर डीमैट अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। ये सीडीएसएल जो है या फिर एनएसडीएल जो है, ये गवर्नमेंट बॉडी है। सीडीएसएल का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और एनएसडीएल का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दोनों ही गवर्नमेंट बॉडी है। तो हमारा, हम बोलने के लिए तो ये बोलेंगे कि हमारा डीमैट अकाउंट जीरोधा में है, बट जीरोधा ने क्या किया? हमारे डीमैट अकाउंट को सीडीएसएल में जाके ओपन किया, तो सीडीएसएल में ही हमारी सारी होल्डिंग रहेंगी। तो ये जो भी है, कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि मैंने जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन किया, कल को अगर जीरोधा भाग गया या जीरोधा कंपनी बंद हो गई तो मेरे शेयर का क्या होगा? तो आपके शेयर का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके जो शेयर है वो सीडीएसएल में या फिर एनएसडीएल में है। गवर्नमेंट बॉडी के पास में आपके शेयर, ये सारे आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स होंगे, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बॉन्ड, ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल सेफ रहेंगी, ठीक है। आप सीडीएसएल में जाके वहां से विड्रॉल कर पाओगे सारी चीजों को, तो आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। कल को अगर जीरोधा बंद भी होता है या कंपनी भाग भी जाती है तो ये चीज होती है दोस्तों। ठीक उसी तरीके से सेविंग अकाउंट में भी क्या होता है कि ये बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। बैंक में जाके सेविंग अकाउंट ओपन होता है और आरबीआई इसे मॉनिटर करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वहां पर भी आपको कुछ गारंटी मिलती है, जैसे कि 5 लाख तक, ठीक है। सेविंग अकाउंट में आपका कितना भी पैसा जमा है तो 5 लाख तक आपको सिक्योरिटी मिलती है। 5 लाख तक डेफिनेटली आपको पैसा मिल जाएगा अगर बैंक डूबता भी है तो इस तरह की कुछ सिक्योरिटीज है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बॉडी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ये चल रहे हैं, मॉनिटर हो रहे हैं, सारी चीजें मॉनिटर। दोस्तों सेविंग अकाउंट में जो आपका पैसा रहता है उस पर आपको क्या मिलता है? उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। ये आपका जो मनी है सेविंग अकाउंट में, इस पर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। 3 से 4% का इंटरेस्ट आराम से सेविंग अकाउंट में मिलता है। बट डीमैट अकाउंट में जो आपके शेयर्स रहेंगे, ठीक है, डीमैट अकाउंट में जो आपके शेयर, इस पर आपको क्या मिलेगा? इस पर आपको डिविडेंड मिलता है। कंपनी जो होती है समय समय पर डिविडेंड देती है, डिविडेंड, ठीक है। इस पर आपको क्या मिलने वाला है? डिविडेंड। ये डिविडेंड आपको मिलेगा शेयर्स पे, ठीक है। होल्डिंग जो आपकी रहेंगी उस पे आपको डिविडेंड मिलता है। जनरली कंपनी जो होती है, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है, वो साल में एक बार डिविडेंड देती है। कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जो साल में 2 बार 3 बार भी डिविडेंड देती है। तो जो भी डिविडेंड रहेगा वो आपको आपकी होल्डिंग पे मिलेगा। और ये जो डिविडेंड का पैसा होता है ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है, ठीक है। आपका डीमैट अकाउंट जो है दोस्तों वो बैंक अकाउंट से लिंक होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया और आपका बैंक अकाउंट ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका जो डीमैट अकाउंट है बैंक अकाउंट से लिंक होता है, ठीक है। ये एक दूसरे से लिंक रहेंगे, ठीक है। डीमैट अकाउंट अगर आपने ओपन किया तो डेफिनेटली आपका वो बैंक अकाउंट से लिंक रहेगा ही रहेगा।
तो जो भी डिविडेंड का पैसा है, कंपनी जो भी डिविडेंड का पैसा देंगी वो आपके बैंक में देती है, ठीक है, आपके बैंक में वो पैसा कंपनी डिपॉजिट करती है। तो इस तरीके से बेनिफिट होता है दोस्तों, जो भी डीमैट अकाउंट में हम होल्डिंग रखते हैं उस पर डिविडेंड के रूप में हमें पैसा मिलता है। और ये डिविडेंड होता क्या है, ये डिविडेंड जो होता है दोस्तों प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है। कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसी प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनको कंपनी वो डिविडेंड देती है। पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलता है, जितनी आपकी क्वांटिटी रहेंगी उसके हिसाब से कंपनी डिविडेंड देती है। देखिए दोस्तों, जो बैंक अकाउंट है वो तो आप स्टैंड अलोन ओपन कर सकते हो, ठीक है, आपने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, स्टैंड अलाउंड ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। बट अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आपके पास में बैंक अकाउंट होना ही चाहिए, क्योंकि जब भी आप शेयर खरीदने के लिए फंड ट्रांसफर करोगे तो वो इसी बैंक अकाउंट से जाना चाहिए, ठीक है, इसी बैंक अकाउंट से फंड ट्रांसफर आपको करना पड़ता है शेयर खरीदने के लिए। और जब आप विड्रॉल करोगे, आपने कोई शेयर को सेल कर दिया, ठीक है, शेयर को सेल करके आपको पैसा चाहिए तो वो भी आपको इसी बैंक अकाउंट में मिलता है। तो उसी बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन होते हैं। स्टॉक मार्केट में जैसे कि आपको पता है कि सारे ट्रांजैक्शन बैंक से होते हैं, कैश यहाँ पर चलता नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पास में डीमैट अकाउंट अगर है तो वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास में बैंक अकाउंट है, वो दोनों अकाउंट एक दूसरे से लिंक होते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आप मल्टीपल बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक उसी तरीके से मल्टीपल डीमैट अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हो। जैसे कि आप बैंक अकाउंट में कैसा है कि आपने एक बैंक अकाउंट मान लो IDBI में ओपन कर लिया, ठीक है, IDBI में एक बैंक अकाउंट है, तो दूसरा बैंक अकाउंट आप बैंक ऑफ इंडिया में भी ओपन कर सकते हो, ठीक है, SBI में ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैंक अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक उसी तरीके से डीमैट अकाउंट के लिए भी आप नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। एक डीमैट अकाउंट मान लो आपने शेर खान में ओपन कर लिया, ठीक है, दूसरा डीमैट अकाउंट आपने जीरोधा में ओपन कर लिया, ठीक है, फिर आपने एंजल में ओपन कर लिया, एंजल 1 में ओपन कर लिया। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। और दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला कि जो भी ब्रोकर के पास आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो वो हमारा डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी में जाके ओपन करवा के देता है, NSDL या CDSL। और ये हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर हम सोचेंगे कि मैं डायरेक्टली NSDL में चले जाऊँ या CDSL में चले जाऊँ और वहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रोकर जो होते हैं दोस्तों इनके मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स ही यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली क्लाइंट यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकता है। तो आपको ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ता है, जो भी स्टॉक ब्रोकर है उनके थ्रू ही डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अब सिर्फ ये 2 अकाउंट से ही काम नहीं चलता है, मतलब सिर्फ डीमैट अकाउंट और सिर्फ सेविंग अकाउंट से काम नहीं चलता है। इसके अलावा एक और अकाउंट होता है, उस अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट भी आपका होना चाहिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। बट क्या होता है कि जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो उसके साथ में ही बाय डिफॉल्ट ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन हो जाता है। जनरली ब्रोकर ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का काम क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट का काम होता है कि शेयर को खरीदना और बेचने के लिए इसका यूज होता है। अगर आपको कोई भी शेयर को खरीदना है, बाय करना है या फिर सेल करना है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से ही आप कर पाते हो। डीमैट अकाउंट तो एक ऐसा अकाउंट है कि इसको हम बोल सकते हैं तिजोरी या फिर अलमारी, जहां पर हम ये सारी चीजें रख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ रखने के लिए काम होता है डीमैट अकाउंट का। बट शेयर को खरीदोगे बेचोगे कहां से? वो खरीदने और बेचने के लिए आपके पास में ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अच्छा, पूरी ट्रांजैक्शन की प्रोसेस कैसी होती है? तो पूरी ट्रांजैक्शन की प्रोसेस आप देखिए, अभी मान लो ये आप हो, ठीक है, ये आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, बैंक अकाउंट है, इसमें आपके पैसे हैं, ये मनी आप, ये जो रहेगा मनी क्या होगा? मनी आपके जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। आप पैसा दोगे तो मनी जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में जाने के बाद आप शेयर को बाय करोगे, ठीक है। शेयर को बाय करने के बाद ये शेयर कहाँ जाने वाला है? ये आपके डीमैट अकाउंट में जाएगा शेयर, ठीक है, ये आपके डीमैट अकाउंट में। इस तरीके से डीमैट अकाउंट में शेयर पहुँचेगा, ठीक है। आपका जो मनी है वो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाले, ट्रेडिंग अकाउंट पे आपने फिर बाय किए, ठीक है, बाय करके वो शेयर आपके कहाँ चलेगा? डीमैट अकाउंट में। इस तरीके से शेयर डीमैट अकाउंट में पहुंचेगा और आपका जो ये मनी है ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है, पैसा कट जाएगा। उसके बाद जब आप विड्रॉल करोगे, ये तो बाय का प्रोसेस हो गया, बाय करोगे तो इस तरीके से। जब आप शेयर को सेल करोगे तब क्या होगा? ये डीमैट अकाउंट से आप शेयर को सेल करोगे, ठीक है, यहाँ पर आपने शेयर को सेल कर दिया। सेल करने के बाद क्या होगा? ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, ठीक है, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और इसका पैसा जो है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पे मनी आ जाएगा, ठीक है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में इसका पैसा आ जाएगा, ठीक है। इस पैसे को आप क्या कर सकते हो? इस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझा होगा। ये जो ट्रांजेक्शन है इस तरीके से होता है। हमारा जो बैंक अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है और डीमैट अकाउंट होता है, तीनों अकाउंट इस तरीके से काम करते हैं। ये तब होगा जब आप डिलीवरी बेसिस पे काम करोगे। मतलब आज आपने कोई शेयर खरीदा, बस आज आपने खरीदा और नेक्स्ट डे आप बेच रहे हो, तब इस तरीके के ट्रांजेक्शन होंगे। मतलब इस तरीके से डीमैट अकाउंट में जाएगा, फिर डीमैट से निकलेगा।
आज खरीद रहे हो कल बेच रहे हो, मतलब डिलीवरी बेसिस पे। बट अगर आप इंट्राडे करते हो, इंट्राडे मतलब सेम डे शेयर को खरीदना और सेम डे शेयर को बेचना, तब इस तरीके के ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं। क्योंकि शेयर जो होता है दोस्तों T+1, आज के तारीख में T+1 मतलब हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में T+1 में सेटलमेंट होता है। आज आप कोई शेयर खरीदते हो तो वो नेक्स्ट वर्किंग डे ही आपके डीमैट अकाउंट में जाने वाला है। बट सेम डे आप शेयर को खरीद रहे हो, सेम डे शेयर को बेच रहे हो, मतलब दैट मीन्स आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है, आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है। तो इंट्राडे में क्या होता है कि शेयर जो है डीमैट अकाउंट में जाता ही नहीं है, डीमैट अकाउंट में जाने के पहले ही उसका आपने उसको बेच दिए, ठीक है, तो डीमैट अकाउंट में जाता ही नहीं है, बाहर के बाहर ही उसका सेटलमेंट हो जाता है। तो ये तभी होगा, डीमैट अकाउंट में शेयर तभी जाते हैं जब आप उसको आज खरीदने के बाद नेक्स्ट वर्किंग डे बेच रहे हो। दोस्तों जिस तरीके से बैंक अकाउंट में आप पैसे को कितने भी सालों तक रख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपका बैंक अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे है, तो आप कितने भी सालों तक अपने पैसे को वहां पे बैंक अकाउंट में रख सकते हो, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आपका डीमैट अकाउंट है, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स है, तो इन शेयर्स को भी आप कितने भी सालों तक होल्ड करके रख सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप 1 साल 2 साल पूरी लाइफ टाइम तक इन शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रख सकते हो। बट ब्रोकर क्या करता है कि आपका जो डीमैट अकाउंट होता है उसको मेंटेन करने के लिए साल में एक बार आपसे AMC चार्जेस लेता है, ठीक है। AMC चार्जेस मतलब अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, क्योंकि डीमैट अकाउंट है, ब्रोकर को भी कुछ कॉस्टिंग लगती है, ठीक है। CDSL में ब्रोकर को फीस पे करना पड़ता है, आप ठीक है, CDSL का मेंबर है ब्रोकर, NSDL, वहां पर ब्रोकर को क्या करना है, फीस पे करना पड़ता है, तो ब्रोकर की कुछ कॉस्टिंग होती है। तो इसीलिए ब्रोकर क्या करता है कि आपसे AMC चार्जेस, जनरली साल में एक बार AMC चार्जेस ब्रोकर आपसे लेंगे डीमैट अकाउंट के ऊपर। बट आपकी जो होल्डिंग होती है उसके अगेंस्ट में ये AMC चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ये 200 300 400 रुपये, वो डिपेंड करता है कि कौन से ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट आपने ओपन किया। जनरली जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं उनके AMC चार्जेस वगैरह कम होते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग कम होती है, ठीक है, उनका बेसिकल ऑनलाइन काम होता है। बट जो ट्रेडिशनल ब्रोकर है या फिर बैंकिंग ब्रोकर है उनके AMC चार्जेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डीमैट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बारे में समझा है, दोनों में क्या डिफरेंस है। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से सेटलमेंट मतलब ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।